नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी जिला पर। मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आज से हम शुरुआत करेंगे वेब सीरीज स्कैम 1990। ये सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं है, ये लाइफ है एक ऐसे मिडिल क्लास आदमी की जिसने कुछ ही सालों में वो सब पा लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत होती है अप्रैल 22, 1992 से और हम देखते हैं शरद बिल्लारी को जो SBI में काम करते हैं। वो आते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में और मिलते हैं एक एडिटर किरण अजगांवकर से। शरद उसे समझाने लगते हैं लेकिन किरण समझ नहीं पाते, इसलिए वो भेज देते हैं शरद को सुचिता दलाल के पास। और फिर शरद जाता है सुचिता दलाल को और बताता है कि 500 करोड़ का फ्रॉड हुआ है SBI के साथ और ये किया है हर्षद मेहता ने। सीन शिफ्ट होता है 1979 पे घाटकोपर बॉम्बे, जहां पर हम देखते हैं हर्षद मेहता की फैमिली को जो एक बहुत ही छोटे से कमरे में रहते थे। खाना खाने के बाद हर्षद अपने बड़े भाई से बात करता है कि उन्हें अब पैसे कमाने होंगे और साथ ही हर्षद स्टॉक मार्केट के बारे में भी बताता है, लेकिन अश्विन ये कहकर मना कर देता है कि उसमें बहुत रिस्क है। फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे दिन हर्षद अपने भाई से बात करता है कि वो अब स्टॉक मार्केट में एंटर करेगा ही और कहता है रिस्क है तो इश्क है। फिर हर्षद जाता है एक स्टॉक ब्रोकर अंबालाल साहेब के पास और वो बन जाता है एक जॉबर। दूसरे दिन भूषण जो कि एक पुराना जॉबर था वो उसे रूल समझाता है और फिर दोनों लग जाते हैं शेयर बेचने और खरीदने में। मार्केट क्लोज होने के बाद भूषण और हर्षद जाते हैं अंबालाल साहेब के ऑफिस में। फिर वो बताते हैं कि हर्षद ने 2000 रुपये का लॉस कर दिया है पहले ही दिन। फिर हर्षद उन्हें उसे एक और मौका देने के लिए कहता है और वो मान जाते हैं। फिर धीरे धीरे हर्षद BSc का सबसे अच्छा जॉबर बन जाता है। फिर एक दिन हर्षद के पास आता है एक आदमी और प्रीमियर ऑटो के बहुत से शेयर खरीद लेता है। कुछ ही दिन बाद न्यूज़पेपर में छपता है कि प्रीमियर्स ऑटो अपने गाड़ियों के दाम बढ़ाने वाला है। और फिर हर्षद को पता चलता है इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में, जिसमें अंदर की बात लीक की जाती है जो इलीगल है, लेकिन हर्षद डिसाइड करता है कि उसको भी ये अंदर की बातें जाननी है ताकि वो भी पैसे कमा सके। फिर वो दोनों जाते हैं प्रीमियर ऑटो के फैक्ट्री पर, जहां पर फैक्ट्री वर्कर्स हड़ताल कर रहे होते हैं। हर्षद उनमें से एक के पास जाता है और वो उसे डॉक्टर साहेब से मिलने के लिए कहता है। डॉक्टर दादा शातन जो एक डॉक्टर हैं और ट्रेड यूनियन के हेड भी। हर्षद उनके पास जाता है और उन्हें समझाता है और फिर डॉक्टर साहब को बताता है कि उसको बस अंदर की न्यूज़ चाहिए कि कब कंपनी में हड़ताल होने वाली है, कब प्रोडक्शन ऊपर जाने वाला है, कब प्रोडक्शन नीचे जाने वाला है और भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन। और वो अपने प्रॉफिट का कुछ % उन्हें देने का वादा करता है। डॉक्टर साहब मान जाते हैं। फिर हर्षद जब कोई कंपनी का नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वो उसे कम प्राइस में ऑफर करता है और न्यूज़ पॉजिटिव होती है तो वो उसे स्टॉक को अपने पास रखता है और जब न्यूज़ बाहर आती है तो उसे हाई प्राइस में बेचता है। और ऐसे करते करते हर्षद बहुत अच्छा प्रॉफिट कर चुका था। फिर एक दिन हर्षद डिसाइड करता है कि वो अब खुद का ट्रेडिंग अकाउंट खोलेगा और फिर वो अपनी फैमिली को भी बताता है कि वो ट्रेडिंग अकाउंट खोलेगा और नौकरी छोड़ देगा। हर्षद के पापा थोड़ा गुस्सा होते हैं, लेकिन हर्षद उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। हर्षद अपने परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाता है और साथ ही अश्विन भी शादी कर लेता है। फिर हर्षद अलवर फार्मा नाम की कंपनी के बारे में टिप फैलाता है कि वो आज ऊपर जाने वाला है और साथ ही वो जाता है प्रणब के पास और उसे पार्टनरशिप का प्रपोजल रखता है कि वो लोग साथ मिलकर स्मॉल चीप स्टॉक्स को मैनिपुलेट करेंगे। प्रणब पहले नहीं मानता, फिर हर्षद के बहुत कहने पर मान जाता है और फिर जब हर्षद अलवर फार्मा जो कि सिर्फ 5 रुपए का स्टॉक था उसे 20 रुपए तक ले जाता है तो फिर प्रणब को और भरोसा हो जाता है हर्षद पर। सीन शिफ्ट होता है मार्च 18, 1982 में, जहां पर हर्षद BSc जाता है अपनी कार से और पता चलता है कि मार्केट क्रैश हो गया है और हर्षद लॉस खाता है 10 लाख रुपए का। एंड विद दिस एपिसोड 1 ऑफ स्कैम 1992 ends. एपिसोड 2
एपिसोड की शुरुआत होती है मई 1982 बॉम्बे से। हम देखते हैं अश्विन की वाइफ को जो एक सैलून में काम कर रही होती है। काम खत्म कर वो घर जाती है और किचन में काम करने लगती है, और जब अश्विन आता है तो वो उसे अपनी सैलरी दे देती है। अश्विन को ये सब अच्छा नहीं लगता कि वो पार्लर में काम करती है, लेकिन अश्विन की वाइफ कहती है कि उसको इस बात का थोड़ा भी दुख नहीं है कि उसकी सैलरी से घर चल रहा है। फिर हर्षद, अश्विन और उनके पापा जाते हैं लोन चुकाने, क्योंकि हर्षद ने 10 लाख रुपए जो हारे थे वो किसी और के थे। हर्षद अपना घर का सोना और घर के कागज देकर पैसा चुकाने लगता है, लेकिन वो आदमी मना कर देता है और साथ ही हर्षद को पैसे चुकाने के लिए कुछ समय देता है। फिर रात में हर्षद और उसके पापा में बातचीत होती है, जिसमें हर्षद कहता है कि वो मरते दम तक बीएससी नहीं छोड़ेगा। फिर उसी रात हर्षद के पापा गुजर जाते हैं। फिर हर्षद और अश्विन चाय की दुकान पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी हर्षद डिसाइड करता है कि वो एक कंसल्टेंसी कंपनी शुरू करेगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट तो उसका बंद है। उसे ओपन करने के लिए तो उसे 10 लाख रुपए चुकाने होंगे, तभी उसका ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा। फिर दोनों जाते हैं ध्रुव के पास, जो अश्विन का दोस्त भी होता है। अश्विन और हर्षद ध्रुव को मनाते हैं और 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा देता है। फिर हर्षद और अश्विन बनाने लगते हैं अपनी कंसल्टेंसी कंपनी को, ग्रो मोर। वो बहुत से ऑफर्स लेकर जाते हैं अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास, लेकिन एक भी आदमी इन्वेस्ट नहीं करता है। फिर एक दिन प्रणब आता है हर्षद के ऑफिस में, और प्रणब के जरिए हर्षद बहुत से इन्वेस्टमेंट ले लेता है और अपनी कंपनी को बड़ा करते चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है फॉर्च्यून मैगजीन के ऑफिस में, जहां सुचिता दलाल इंटरव्यू दे रही होती है एक जर्नलिस्ट की जॉब के लिए, और फिर वो जाती है बीएससी देवाशीष के साथ, क्योंकि उसकी जॉब बीएससी से रिलेटेड थी। दूसरी तरफ हर्षद को एक आदमी की ज़रूरत होती है ताकि वो बैक ऑफ द ऑफिस सब कुछ संभाल सके, इसलिए वो जाता है भूषण के पास और उसे जॉब ऑफर करता है, और वो हर्षद के बहुत समझाने के बाद मान जाता है। फिर एक दिन खबर आती है कि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मारी गई। अब उनके बेटे राजीव गांधी को पीएम बना दिया जाएगा। प्रणब हर्षद को अपने प्रॉफिट्स बेच के निकलने के लिए कहता है, लेकिन हर्षद कहता है कि यही समय है और खरीदने का, क्योंकि राजीव गांधी देश की इकोनॉमी को और अच्छी जगह ले जाएगा, ऐसा हर्षद का मानना था। फिर एक दिन कोबरा की टीम, जो कि एक बियर टीम थी, इनरोल को क्रैश कराने लगती है। हर्षद डिसाइड करता है कि कोबरा को उसकी औकात दिखाएगा, और वो अपने सभी कस्टमर्स को इनरोल खरीदने के लिए कह देता है। फिर मार्केट क्लोज होता है और इनरोल प्रॉफिट में क्लोज होता है। कोबरा टीम बहुत लंबा लॉस करती है। फिर वो लोग जाते हैं अपने हेड मनु मुंद्रा के पास और उसे हर्षद के बारे में बताते हैं। सीन शिफ्ट होता है फरवरी 28, 1986, और उसी दिन था बजट डे। बजट डे में लिबरलाइजेशन पे कोई बात नहीं होता। फिर मनु मुंद्रा इस न्यूज़ का फ़ायदा उठाता है और हर्षद के फेवरेट स्टॉक स्पीक को क्रैश करा देता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग हर्षद का नाम खराब करेंगे और अफवाह फैला देते हैं कि हर्षद ने स्पीक में 1 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस किया है, लेकिन ये बात हर्षद मेहता तक पहुंच जाती है। फिर अपना नाम बचाने के लिए हर्षद सब ड्यूज क्लियर कर देता है और सबके सैलरी भी दे देता है, सब कुछ एडवांस में। और वो लोग बीएससी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माया से मिलते हैं और उसे ये अनाउंस करने के लिए कहते हैं कि हर्षद ने सब ड्यूज क्लियर कर दिए हैं, और वो भी एडवांस में। फिर वो लोग बीएससी के आसपास जितने भी दुकान होते हैं सब फ्री कर देते हैं ताकि उनका नाम बना रहे। एंड विद दिस द एपिसोड 2 ऑफ स्कैम 1992 एंड्स। जुलाई 1986 बॉम्बे। 86 से क्रैश में हर्षद ने अपने नाम तो बचा लिया था, लेकिन उसे ये बात भी समझ आ गई थी कि अपने जेब से पैसा भर भर के धंधा बड़े स्केल पर नहीं हो सकता था। बड़े स्केल और बड़े फंड्स के लिए अब हर्षद इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग का दरवाजा खटखटा रहा था, और उसके लिए इस दरवाजे को पूरी तरीके से एक ही आदमी खोल सकता था। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन एमजे फेरवानी, द ओरिजिनल बिग बुल। म्यूचुअल फंड्स और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जमाने से पहले इंडिया के टैक्स पेयर्स के लिए सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 ही जगह था, LIC और UTI।
LIC वॉज अ लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जबकि UTI के पास 20,000 करोड़ का कॉर्पस फंड था शेयर मार्केट में लगाने के लिए। अगर UTI ने खरीदा तो सेंसेक्स का घोड़ा दौड़ने लगता था, और अगर बेचा तो समझो घोड़े की लगाम खिंच जाती थी। हर्षद और अश्विन फिरवानी से मीटिंग फिक्स करते हैं और उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन फिरवानी उनका ऑफर ठुकरा देता है क्योंकि उनको हर्षद और अश्विन पर भरोसा नहीं था। सीन शिफ्ट होता है एक पार्टी में जहां हर्षद और प्रणब बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहां पर आता है अजय केरिया। हर्षद अजय केरिया से बात करने लगता है और उसे अपनी कंपनी ग्रोइंग मोर के बारे में बताता है, लेकिन केरिया उसे बहुत एटीट्यूड दिखाता है और उसकी बेइज्जती भी करता है। हर्षद बहुत गुस्सा हो जाता है और प्रणब से पूछता है कि ये अजय केरिया है कौन। फिर प्रणब उसे बताता है कि अजय केरिया का खानदानी ट्रेडिंग का धंधा है और साथ ही उसका एक पैर है मनी मार्केट में और दूसरा स्टॉक मार्केट में। फिर हर्षद डिसाइड करता है कि वो अब मनी मार्केट में एंट्री करेगा। फिर हर्षद अपने सभी एम्प्लॉय को मनी मार्केट के बारे में समझाने लगता है। फिर हर्षद जाता है सिटी बैंक त्यागी से मिलने, ताकि वो सिटी बैंक से मिलकर मनी मार्केट में एंटर कर सके, लेकिन त्यागी रिजेक्ट कर देता है। जाते समय हर्षद अजय केरिया को देखता है और उसे हेलो भी बोलता है, लेकिन अजय केरिया हर्षद को इग्नोर कर देता है। फिर हर्षद जाता है बैंक ऑफ अमेरिका ट्रेजरी चीफ मिनिस्टर नीरज चोपड़ा से मिलने, लेकिन उनकी असिस्टेंट बताती है कि वो तो फ्लाइट पकड़कर मद्रास जा रहे हैं। हर्षद फिर उसी फ्लाइट का टिकट खरीद लेता है और नीरज चोपड़ा से बहुत बातें करता है मनी मार्केट से रिलेटेड, और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो साथ में एंटर करेंगे मनी मार्केट पे। फिर हर्षद को पता चलता है कि ANG ग्रीनलेस बैंक ब्रोकर ढूंढ रहे हैं, और तभी हर्षद उनके पास ऑफर लेके जाता है और वो मान जाते हैं। कि दूसरी तरफ त्यागी और अजय केरिया टेंशन में आ जाते हैं हर्षद के मूव्स को लेकर। दूसरी तरफ हर्षद जाता है SBI के पास ताकि वो सिटी बैंक कार्टेल को टक्कर दे सके, और जब SBI के पास वो जाता है तो SBI खुशी खुशी उनका ऑफर मान लेता है। सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में जहां हर्षद और प्रणब बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। तब प्रणब बोलता है कि उसे अब ACC के शेयर से निकलना होगा क्योंकि मनु भाई ACC के पीछे पड़ चुके हैं और प्रणब के पास फंड्स नहीं है ACC को होल्ड करने के लिए। फिर हर्षद बैंक के सभी चेक्स अपने बैंक अकाउंट में डाल देता है, जबकि वो सब चेक्स उसे एक बैंक से दूसरे बैंक को देने थे, लेकिन उसे देने में 10 से 15 दिन थे, और हर्षद उन सभी पैसे को ACC में डाल देता है और ACC ऊपर जाता रहता है और मनु भाई या कहूँ बियर कार्टेल बहुत लॉस करता है। हर्षद ऐसे ही बैंक का पैसा यूज करके शेयर मार्केट में डालता है और उससे वो बहुत पैसा कमाता है। दूसरी तरफ सिटी बैंक कार्टेल बहुत टेंशन में होते हैं हर्षद के मूव्स को लेके। फिर हर्षद करता है सबसे बड़ा इलीगल काम, वो नकली BR बनाने लगता है। दूसरी तरफ RBI बैंक्स की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है कि कहीं कोई बैंक में कुछ फ्रॉड ना हो रहा हो। साथ ही RBI BR को ना यूज करने की गाइडलाइंस निकलता है। दूसरी तरफ हर्षद बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और साथ ही वो गवर्नमेंट कंपनी को सेलेक्टिवली कुछ बैंक्स में इन्वेस्ट करने के लिए मनाता है। फिर उसी बैंक से हर्षद करोड़ों का लोन लेता है और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। हर्षद अब बन गया था BSC का अमिताभ बच्चन। एंड विद दिस एपिसोड 3 ऑफ स्कैम 1992 ends। 1991 बॉम्बे ग्रैंड होटल। सुचिता दलाल से मिलने आता है एक आदमी। फिर वो दोनों बातचीत करते हैं हर्षद मेहता को लेकर। वो दोनों बात करते हैं कि हर्षद को फंड्स मिल कहाँ से रहे हैं मार्केट में डालने के लिए। वो आदमी सुचिता को बताता है कि दिल्ली जेब में है हर्षद की, और एक कॉल करते ही सभी इंस्टीट्यूशंस हर्षद को फंड देने लगते हैं। 1991 न्यू दिल्ली। हर्षद जाता है पोलो कंपनी के मालिक से मिलने, लेकिन कंपनी के फाउंडर एंड CEO सिंह साहब हर्षद पर यकीन नहीं करते हैं। लेकिन हर्षद उनको यकीन दिलाता है कि वो उनकी कंपनी के शेयर्स को, जो कि 23 to 24 रुपीस के बीच में ट्रेड कर रहा है, वो उसे 400 पार ले जाएगा, और इसके बदले उसे बस उनकी कंपनी के प्रॉफिट से कुछ स्टैक चाहिए, यानी कुछ हिस्सा चाहिए। हर्षद की कम्युनिकेशन स्किल का जलवा दिखता है और वो मान जाते हैं। रात को हर्षद पूल खेल रहा होता है और उसके पास आता है अश्विन।
और उसे पूछता है कि फंड्स कहाँ से आएंगे पोलो में डालने के लिए। हर्षद उसको अपना प्लान बताता है, लेकिन अश्विन थोड़ा डर जाता है और वो हर्षद को सेफली खेलने के लिए कहता है, लेकिन हर्षद उसकी एक नहीं सुनता। सीन शिफ्ट होता है एक क्लब में जहाँ बियर गैंग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लोग बात करने लगते हैं पोलो के बारे में कि कैसे हर्षद पोलो को बहुत ऊपर ले जा रहा है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो पोलो गिराएंगे। दूसरे दिन सिटी बैंक कार्टेल के साथ मिलकर बियर गैंग ग्रीनलैंड को पोलो की शेयर्स बेचने के लिए कहता है, जिससे ग्रीनलैंड वालों को अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन मिस्टर वर्मा ये नहीं चाहते थे कि हर्षद और उनका रिलेशन खराब हो, इसलिए वो इसके लिए रेडी नहीं होते हैं। लेकिन इतना प्रॉफिट देख के उनका मन फिसल जाता है और वो शेयर्स को बेच देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुचिता और देवाशीष को, जो हर्षद को एक्सपोज करने में लगे हुए थे। सुचिता तो सेबी के चेयरमैन तक पहुंच जाती है हर्षद के मामले को लेकर, लेकिन कोई प्रूफ ना होने की वजह से उसको कुछ खास अटेंशन नहीं मिलता है। दूसरी तरफ हर्षद को पता चल जाता है कि ग्रीनलैंड वालों ने उनके शेयर्स बेच दिए हैं, लेकिन हर्षद समझ जाता है कि ये काम बियर गैंग का ही है। हर्षद फिर मिलता है मिस्टर सीतारमन से और उनसे लेता है 500 करोड़ के चेक SBI से, और वो उसके बदले SGL मांगता है, लेकिन हर्षद कहता है कि वो BR दे देगा। दूसरी तरफ RBI को पता चलता है कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है SBI के सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस में। फिर हर्षद अपने नाम को और बड़ा बनाने के लिए एक मूव चलता है और न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाता है कि हर्षद मेहता इज अ लायर, और उसमें वो बताता है कि हर्षद ने अपने इन्वेस्टर्स को जितना प्रॉमिस किया था उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न कमा के दिया है। और ये न्यूज़ इतना पॉपुलर हो जाता है कि सब हर्षद को द बिग बुल कहने लगते हैं। साथ ही पोलो के शेयर्स भी ऊपर जाने लगते हैं और हर्षद बन जाता है इंडिया का सबसे बड़ा एडवांस टैक्स पेयर। सुचिता देवाशीष को एक अजीब सी जगह ले जाती है जो दिखने में खंडर जैसा है, और रास्ते में उसे बताती है कि पिछले साल हर्षद ने माजदा कंपनी खरीदा था और लोगों को उसमें इन्वेस्ट करने के लिए भी कह दिया, और लोगों ने इन्वेस्ट किया भी। फिर सुचिता देवाशीष को दिखाती है माजदा इंडस्ट्री जो उसी खंडर में थी और बंद थी। फिर सुचिता भी आर्टिकल लिखती है इसके बारे में विद द सेम हेडलाइन, हर्षद मेहता इज अ लायर। हर्षद की रातों की नींद उड़ जाती है और हर्षद सुचिता को एक होटल में बुलाता है और उसे पैसों का ऑफर करता है ताकि वो हर्षद के साथ मिल जाए, लेकिन वो नहीं मानती। कुछ दिन बाद हम देखते हैं हर्षद को और उसको खबर मिलती है कि हर्षद के घर और ऑफिस में कल रेड पड़ने वाली है। हर्षद सब इंफॉर्मेशन अपने ऑफिस और घर से छुपा देता है। फरवरी 28, 1992 हर्षद के घर और ऑफिस में रेड पड़ती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन वो लोग हर्षद के ऑफिस को सील कर देते हैं। हर्षद इस पर ऑब्जेक्शन करता है, लेकिन वो नहीं मानते। फिर हम देखते हैं अजय केडिया और त्यागी को, और हमें पता चलता है कि इनकम टैक्स की रेड इन दोनों ने ही करवाई थी हर्षद के घर और ऑफिस में। एंड विद दिस द एपिसोड 4 ऑफ स्कैम 1992 ends। मार्च 1, 1992 बॉम्बे। हर्षद अपने बंद ऑफिस को देखते हुए बहुत दुखी होता है। तभी उसकी असिस्टेंट आती है और उसे कहती है कि दूरदर्शन वाले आ गए हैं और वो हर्षद का रिएक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं बजट को लेकर। हर्षद फिर अपनी बात कहता है कि इंडिया पे इन्वेस्ट करो क्योंकि इंडिया का भाव बढ़ने वाला है। सीन शिफ्ट होता है मद्रास स्टॉक एक्सचेंज पर, जहां हम देखते हैं RBI गवर्नर को, और वो सब इंस्टीट्यूशंस को बोलते हैं कि बड़ी बुल रन डेंजरस हो सकती है, और इसलिए वो इंस्टीट्यूशंस से रिक्वेस्ट करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि वो लोग अब प्रॉफिट्स बुक कर ले और मार्केट को थोड़ा सेटल डाउन होने दे। कुछ दिन बाद हम देखते हैं अजय केडिया को, जिसने अपने घर पर सबको पार्टी दिया था। फिर अजय केडिया, त्यागी और बियर गैंग मिलकर हर्षद के बारे में बात करते हैं कि कैसे हर्षद SEC और पोलो के शेयर्स को ऊपर ले जा रहा है। दूसरी तरफ RBI गवर्नर को पता चलता है कि मार्केट में इतनी उछाल सिर्फ एक बंदे की वजह से है, वन एंड ओनली द बिग बुल। RBI गवर्नर फिर बात करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जिन्होंने हर्षद के घर और ऑफिस में रेड मारी थी। फिर उसे पता चलता है कि हर्षद की SBI अकाउंट में बहुत पैसों की ट्रांजैक्शन होती रहती है। दूसरी तरफ सीतारमन
बताता है हर्षद को कि उसके अकाउंट डिटेल्स आरबीआई ने मांगे हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिर हर्षद जाता है सीतारमन से बातचीत करने और वो उसे कहता है कि वो बुक से ये मिटा दे कि हर्षद को 500 करोड़ रुपए दिए गए थे और जिसके बदले उन्हें कोई सिक्योरिटी या बैंक रिसीप्ट नहीं मिली थी। और साथ ही वो सीतारमन को बोलता है कि वो अपने परिवार के साथ अपने बेटे के मुंडन में चला जाए और हर्षद उसे फ्लाइट से भेज देता है। फिर उसी रात सीतारमन पीडीओ जाता है और हर्षद की 500 करोड़ का हिसाब मिटा देता है। दूसरे ही दिन हर्षद जाता है आरबीआई गवर्नर से मिलने और उन्हें समझाता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है और वो अब हर्षद के पीछे ना पड़े। लेकिन आरबीआई के गवर्नर कहते हैं कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है हर्षद का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए और इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर एसबीआई में पता चलता है कि उनके बुक से 500 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए गायब हैं। फिर वो लोग को शक होता है सीतारमन पर। फिर वो लोग दूसरे ही दिन सीतारमन को पालानी से उठा के ले आते हैं। फिर एसबीआई ऑफिस में एसबीआई के मैनेजर सीतारमन से पूछते हैं कि उसने बिना बीआर और एसजीएल के किसको 500 करोड़ रुपए दिए हैं। फिर वो बताता है कि उसने हर्षद मेहता को 500 करोड़ रुपए दिए हैं। फिर हर्षद को एसबीआई बुलाया जाता है लेकिन मैनेजर कहता है कि उसको या तो बीआर दे या 500 करोड़ रुपए वापस दे। फिर हर्षद उनसे 1 हफ्ते का समय मांगता है। हर्षद सोचता है 500 करोड़ मार्केट में अपने सारे शेयर्स बेच के ले लेने का, लेकिन मार्केट में स्ट्राइक होती है। फिर हर्षद फोन करता है दिल्ली में बैठे स्वामी जी को और स्वामी जी उससे कहते हैं कि वो ज़्यादा टेंशन ना ले। फिर एमजे फिरवानी के थ्रू हर्षद को 500 करोड़ रुपए मिलते हैं और हर्षद पूरा चेक एसबीआई को दे देता है। अप्रैल 21, 1992 बॉम्बे। सिटी बैंक कार्टेल डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे हर्षद को 500 करोड़ रुपए मिल गए और उसे किसने दिए। फिर वो लोग फ़ोन करते हैं एसबीआई में अपने एक आदमी शरद बिल्लारी को और उसे ये 500 करोड़ रुपए वाली बात न्यूज़ लीक करने के लिए कहते हैं। एंड विद दिस द एपिसोड 5 ऑफ स्कैम 1992 एंड्स। एपिसोड की शुरुआत होती है हर्षद के घर से, जहां पार्टी चल रही होती है और उधर प्रणब हर्षद को बताता है कि मार्केट में जो स्ट्राइक चल रही थी वो अब खत्म होने वाली है। अप्रैल 21, 1992 सिटी बैंक कार्टेल मिलता है मनु भाई और बियर गैंग से और वो लोग हर्षद को कैसे गिराना है उस पे बातचीत कर रहे होते हैं। फिर अजय केरिया मनु भाई से कहता है कि वो कैसे भी मार्केट की स्ट्राइक को थोड़ा और एक्सटेंड करा दे, क्योंकि हर्षद को अभी भी एसबीआई को 6 से 7 करोड़ देने बाकी है और तब तक वो लोग 500 करोड़ वाली बात फैला देंगे। अप्रैल 21, 1992 हम देखते हैं शरद बिल्लारी को, जो सुचिता को हर्षद के बारे में सब कुछ बताता है। फिर सुचिता ये बात सुनती है और अपने एक सोर्स जिसको करमचंद से जाना जाता है उसको बताती है, लेकिन जब तक वो वापस आती है तब तक शरद वहाँ से जा चुका होता है। फिर सुचिता फ़ोन करती है देवाशीष को और उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाती है और सब कुछ बताती है, लेकिन देवाशीष को शरद की बातों पर भरोसा नहीं होता है और सुचिता को कहता है कि उसने झूठी खबर दी होगी। फिर सुचिता देवाशीष को एसबीआई जाकर क्रॉस चेक करने के लिए कहता है कि ये बात सच है या झूठ। फिर देवाशीष जाता है और वो पता लगाने लगता है कि ये 500 करोड़ वाली बात सच है या नहीं, और वहाँ पर पता चलता है ये बात सच है और हर्षद को अब सिर्फ 6 से 7 करोड़ रुपए वापस देने हैं, जो वो परसों तक जमा कर देगा। दूसरी तरफ सुचिता फोन करती है हर्षद को और उससे पूछती है कि क्या ये बात सच है कि उन्होंने 500 करोड़ रुपए लिए थे एसबीआई से और वो सिक्योरिटीज देने में नाकाम रहे। लेकिन हर्षद इस बात को साफ इनकार कर देता है और कहता है कि ये बात झूठ है। टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में फ़ोन आता है हर्षद का और वो बात करता है राजदीप से। फिर राजदीप सुचिता को हर्षद मेहता पर स्टोरी लिखने नहीं देता है क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। फिर सुचिता फ़ोन करती है मिस्टर दिलीप को, जो सबसे बड़े पोस्ट पर होते हैं, और सुचिता उससे कहती है कि उसको हर्षद मेहता पर स्टोरी छापनी है, वो भी कल होने से पहले, नहीं तो हर्षद रिमेनिंग मनी भी दे देगा और न्यूज़ दब जाएगी। मिस्टर दिलीप भी सुचिता को कहते हैं कि उनको कुछ तो प्रूफ चाहिए न्यूज़ छापने के लिए। फिर सुचिता लग जाती है प्रूफ ढूंढने के लिए और बहुत मेहनत के बाद एक सीनियर ऑफिसर फ्रॉम एसबीआई उसको बताते हैं कि ये बात सच है
फिर सुचिता पूरी रात बैठकर आर्टिकल लिखती है, लेकिन जब अप्रैल 23, 1990 को खबर छपती है तो उसमें उसके आर्टिकल को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया जाता है और 500 करोड़ स्कैम के बदले 500 करोड़ इरेगुलरिटीज़ बताया जाता है और हर्षद मेहता का नाम भी नहीं लिया जाता, बस बिग बुल कह के उसे डिनोट किया जाता है। इससे सुचिता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। ये न्यूज़ पूरे इंडिया में फैल जाती है और हर्षद भी ये न्यूज़ पढ़ता है और बहुत परेशान हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है हर्षद के घर से, जहां हम देखते हैं कि हर्षद की पत्नी बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है हर्षद को लेकर, लेकिन हर्षद उसको इतना टेंशन लेने से मना कर देता है। अप्रैल 26, 1992 हम देखते हैं हर्षद को, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स और आम जनता को एक सेमिनार में उसको और एसबीआई के बीच में जो 500 करोड़ का न्यूज़ बाहर आया था उसे क्लैरिफाई करता है कि 500 करोड़ सिर्फ एक अफवाह है। हर्षद बताता है कि उसने लिए थे 500 करोड़, लेकिन उसने वापस भी कर दिए। सभी लोग हर्षद को सपोर्ट करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में हम देखते हैं सुचिता को, जो राजदीप से हर्षद के ऊपर आर्टिकल लिखना चाहती है, लेकिन राजदीप साफ साफ मना कर देता है। सीन शिफ्ट होता है आरबीआई गवर्नर के ऑफिस में, जहां आरबीआई गवर्नर वेंकटराजन हर्षद पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है अपने जूनियर्स को। अप्रैल 28, 1992 मार्केट खुलता है और खुलते ही गिरना शुरू होता है। जितने भी स्टॉक्स में हर्षद ने इन्वेस्ट किया था सब गिरते चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बियर गैंग को, जिसमें आर.के. महेश्वरी बोलता है कि वो अब प्रॉफिट बुक करके मार्केट छोड़ देगा और राकेश कहता है कि मार्केट में बुल बनने में ही फायदा है। हर्षद के ऑफिस में भूषण हर्षद को बताता है कि मार्केट 500 से भी ज़्यादा पॉइंट से गिर चुका है और पोलो के तो शेयर्स 500 से 300 पे आ गए हैं, लेकिन हर्षद ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है और उन्हें भी टेंशन लेने से मना कर देता है। फिर हर्षद को फ़ोन आता है उसके दोस्त राहिल का और वो कहता है कि उसने उसके कंसल्टेंसी की वजह से अपने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए और अब वो सब लॉस हो गए हैं, लेकिन हर्षद उसे इग्नोर करके फ़ोन रख देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एमजे फिरवानी को, जो हर्षद से 500 करोड़ मांगता है, जो एमजे फिरवानी ने उसे दिए थे एसबीआई का पैसा वापस लौटाने के लिए। हर्षद फिर मिलने जाता है ग्रीनलैंड्स के हेड से और उसे कहता है कि वो एनएचबी को 500 करोड़ की बीआर दे दे, लेकिन वो कहता है कि 500 करोड़ तो उसने हर्षद के बैंक अकाउंट में डाले थे, फिर वो कैसे बीआर दे सकता है, और हर्षद को वो साफ साफ मना कर देता है। आरबीआई ऑफिस में आरबीआई गवर्नर और उनके स्टाफ लग जाते हैं हर्षद का स्कैम कितना बड़ा है उसे काउंट करने में। दूसरी तरफ सुचिता हर्षद जितने भी बैंक से डील करता है उनका पता लगाने लगती है और उन सब बैंक्स को फ़ोन करने लगती है ताकि उनमें से किसी से भी उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आरबीआई गवर्नर फ़ोन करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को और उन्हें बताते हैं कि ये इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है और ये स्कैम है लगभग 5000 करोड़ का। दूसरी सुबह हम देखते हैं देवाशीष को, जो सुचिता के लिए एक पेपर लाता है और उसमें लिखा होता है इंडिया बिगेस्ट स्कैम। आरबीआई गवर्नर को फ़ोन आता है फाइनेंस मिनिस्टर का और वो कहते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे और ये रिजेक्ट कर दे ये स्कैम 5000 करोड़ का नहीं है, क्योंकि अगर आम पब्लिक को पता चला ये स्कैम 5000 करोड़ का है तो इससे बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी इंडिया में। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, लेकिन सुचिता कहती है उनसे कि वो किस बेसिस पे 5000 करोड़ को रिजेक्ट कर रहे हैं। फिर आरबीआई गवर्नर बिना कुछ कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि देवाशीष सुचिता को बताता है कि आरबीआई ने ये इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है। आरबीआई गवर्नर बात कर रहे होते हैं सीबीआई के हेड से और उन्हें अपने बेस्ट ऑफिसर इस केस में लगाने के लिए कहते हैं। अप्रैल 12, 1992
हम देखते हैं पास्ट को, जहां हर्षद एमजे फिरवानी यानी NBH नेशनल हाउसिंग बैंक को कैसे मैनिपुलेट करके उनसे 500 करोड़ के चेक लेता है, वो भी बिना कोई PR के। एमजे फिरवानी भी उससे इस उम्मीद में चेक दे देते हैं कि उन्हें संसद में सीट मिलेगी। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे पर। CBI हेडक्वार्टर में हम देखते हैं CBI हेड को, जो हर्षद के केस के लिए अपने सबसे काबिल ऑफिसर के माधवन को चूज करते हैं। फिर हम देखते हैं सुचिता और देवाशीष को, जो एक स्लम एरिया में जा रहे होते हैं क्योंकि सुचिता को किसी ने बुलाया था, ये कहकर कि वो हर्षद के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। और जब सुचिता वहाँ देवाशीष के साथ पहुँचती है तो वो देखती है RBI गवर्नर वेंकट राजन को, और वो सुचिता को बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कैसे हर्षद ने एमजे फिरवानी से 500 करोड़ लेके SBI को दिए हैं, और वो अब चाहते हैं कि सुचिता इस पे आर्टिकल लिखे ताकि गवर्नमेंट उन्हें परमिशन दे एमजे फिरवानी पे रिसर्च करने के लिए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। सुचिता का आर्टिकल बॉम्ब बनकर गिरता है एमजे फिरवानी और हर्षद पर, और अगले ही दिन के माधवन पहुंच जाता है एमजे फिरवानी के पास और उसके घर को सर्च करने लगता है। दूसरी तरफ हर्षद डील करने जाता है त्यागी से और उसे अपने 1400 करोड़ के होल्डिंग्स ऑफर करता है, लेकिन त्यागी कहता है कि वो इसके सिर्फ 500 करोड़ देगा क्योंकि वो जानता है कि हर्षद को सिर्फ 500 करोड़ की जरूरत, और हर्षद ये डील कैंसिल कर देता है। दूसरी तरफ के माधवन एमजे फिरवानी को ले आता है इंट्रोगेशन के लिए और उसे बहुत टॉर्चर करता है, लेकिन एमजे फिरवानी उन्हें कुछ नहीं बताता। के माधवन जाता है SBI में और वहाँ जो भी इस केस से जुड़ा हुआ होता है उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है, और के माधवन सबको बहुत स्ट्रिक्टली बात करता है। फिर के माधवन सीतारमन को उठा के ले आता है इंट्रोगेशन के लिए। एमजे फिरवानी और हर्षद मिलते हैं और एमजे फिरवानी कहता है कि वो और टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और अगर एक बार और इंट्रोगेशन हुआ तो वो सब कुछ बता देगा। हर्षद रात में फ़ोन करता है स्वामी जी को और उनसे मदद मांगता है, लेकिन स्वामी जी उसे टेंशन लेने से मना कहते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर्षद बहुत गुस्सा होता है। मई 21, 1992 एमजे फिरवानी हार्ट अटैक की वजह से गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ सब लोग सुचिता को कांग्रेस कर रहे होते हैं क्योंकि उसी ने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा था, और सुचिता के आर्टिकल की वजह से ही उस पर इतना टेंशन बना कि उससे उनको हार्ट अटैक आ गया। फिर के माधवन सर्च वारंट के साथ आते हैं हर्षद के घर पर और घर की छानबीन करने लगते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। फिर के माधवन हर्षद और अश्विन दोनों को उठाकर ले जाते हैं। रात को सुचिता और देवाशीष पहुंचते हैं हर्षद के घर और वो पूछते हैं कि उन लोगों ने क्या पूछा और उनका क्या कहना है इस पे। लेकिन हर्षद की पत्नी सुचिता दलाल को बहुत जलील करती है क्योंकि उसी की आर्टिकल की वजह से हर्षद जेल में है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं राहुल को, जो बहुत टेंशन में होता है क्योंकि हर्षद के कहने पर उसने बहुत पैसा मार्केट से लोन पे ले लिया था और उसे मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया था, और अब वो सब लॉस हो चुका है। BSE में सभी स्टॉक्स ब्लड बाथ लेते हैं और सभी लोग ग्रोमोर के जॉबर्स को बहुत मारते हैं। साथ ही सब लोग भूषण के पीछे भी पड़ जाते हैं। सभी पब्लिक हर्षद से नफरत करने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं माधवन को, जो हर्षद को इंट्रोगेट कर रहा होता है, लेकिन हर्षद कुछ नहीं बोलता है। फिर माधवन हर्षद को जेल में डाल देता है। अश्विन तो घर आ जाता है, लेकिन हर्षद को बेल नहीं मिलती। फिर भूषण अश्विन को बताता है कि कोर्ट ने बोला है हर्षद और अश्विन के सभी एसेट्स को अटैच करने के लिए। अश्विन सभी पेपर्स पर साइन कर देता है। दूसरी तरफ हर्षद को बहुत टॉर्चर किया जा रहा होता है कि माधवन के द्वारा, और उसके सभी होप्स को तोड़ने लगते हैं। हर्षद फिर फोन करता है स्वामी जी को और कहता है कि अगर उसने अब हर्षद की मदद नहीं की तो वो सबको गिरा देगा, PM तक को, क्योंकि उसमें वो भी तो शामिल थे। एंड विद दिस द एपिसोड 8 ऑफ स्कैम 1992 एंड्स। एपिसोड की शुरुआत होती है
और हम देखते हैं भूषण को, जिसको सीबीआई वालों ने बहुत टॉर्चर किया होता है ताकि वो हर्षद के इन्फॉर्मेशन दे सके, लेकिन वो कुछ नहीं बताता है। लेकिन भूषण माधवन को हिंट देता है कि इसमें पीएम भी शामिल है। फिर माधवन जाता है अपने सीनियर ऑफिसर और उनसे परमिशन मांगता है पीएम पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन वो मना कर देते हैं। फिर सीबीआई के चीफ मिलने जाते हैं स्वामी जी से और स्वामी जी उसे कहते हैं कि वो माधवन को इस केस से हटा दे, क्योंकि वो सब भी तो इस स्कैम में जुड़े हुए थे। फिर जब सीबीआई चीफ माधवन को हर्षद के केस से हटने के लिए कहता है और कहता है कि वो अब हर्षद के केस से निकल जाए और आज से सीबीआई चीफ इससे लीड करेंगे, तो माधवन गुस्सा हो जाता है और इसी गुस्से में वो रिज़ाइन भी कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हर्षद को, जो अपने लॉयर को बहुत डांट रहा होता है क्योंकि उसको बेल नहीं मिल रही होती है। फिर उनका लॉयर कहता है कि वो उसे उसके बर्थडे से पहले उसे बेल दिला देगा। फिर हर्षद का बर्थडे वाले दिन सीबीआई ने हर्षद को नहीं छोड़ा और कोर्ट में 15 दिन की और कस्टडी ले ली। हर्षद का पूरा परिवार बहुत दुखी होता है। दूसरी तरफ सीबीआई चीफ हर्षद को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, लेकिन हर्षद बार बार उन्हें बताता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं राहिल को, जो बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उसने जितने भी लोन लिए थे सब डूब जाते हैं स्टॉक मार्केट में। अगस्त 13, 1992 हर्षद को बेल मिल जाती है, लेकिन कोर्ट से बाहर निकलते ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी हर्षद को फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को तोड़ने की वजह से हर्षद को अरेस्ट कर लेते हैं और वो लोग भी हर्षद को इन्वेस्टिगेट करते हैं और 5 हफ्ते तक उसे जेल में रखते हैं। फिर फाइनली हर्षद जेल से बाहर आता है। हर्षद घर पहुंचता है और उसकी फैमिली बहुत खुश होती है। नवंबर 4, 1992 न्यू दिल्ली हर्षद से मिलने एक आदमी आता है और वो हर्षद से रिक्वेस्ट करता है कि वो जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पीएम और स्वामी जी का नाम ना ले, और वो कहता है कि वो नहीं लेगा, लेकिन जब तक वो लोग हर्षद को बचाएंगे तब तक। हर्षद जेपीसी जाता है, सिटी बैंक को फंसाता है और कहता है कि ये इलीगल प्रैक्टिस तो उनके द्वारा शुरू हुआ था। जेपीसी त्यागी को बुलाते हैं और उससे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन त्यागी उन्हें समझाता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वेंकटराजन, सुचिता और देवाशीष को। वेंकटराजन उन्हें कहता है कि उन दोनों को दिल्ली जाना होगा एक खास आदमी से मिलने। दिल्ली में सुचिता मिलती है जेपीसी के एक खास आदमी से और वो उन्हें बहुत सी इंफॉर्मेशन और बहुत सी फाइल्स देता है ताकि वो लोग उसे पब्लिश करें और सीबीआई पे प्रेशर बने इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सुचिता और देवाशीष दिन रात एक कर देते हैं सभी फाइल्स को पढ़ के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। और अब ये सिर्फ हर्षद मेहता पे नहीं रिसर्च कर रहे थे। हर्षद मेहता स्कैम का तो बहुत छोटा सा हिस्सा था, असल में तो बहुत ही बड़े बड़े इरेगुलरिटीज़ हैं और इसमें बहुत से बैंक्स इन्वॉल्व हैं। आर्टिकल पब्लिश होती है और सीबीआई पहुंचती है त्यागी और अजय केडिया के पास और उस पर भी इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। कुछ ही दिन बाद हम देखते हैं त्यागी और उसके बॉस को। उसका बॉस उसे यूएस ब्रांच शिफ्ट कर देता है और अब वो इंडियन ब्रांच को हैंडल नहीं करेगा। अजय केडिया मिलने आता है त्यागी से और उसे मदद मांगता है क्योंकि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। त्यागी उसकी नहीं सुनता है और वो न्यूयॉर्क चला जाता है। दूसरी तरफ हर्षद अभी भी चैन से नहीं सो पा रहा होता है क्योंकि उसके घर पर फ्रिक्वेंटली रेड्स पड़ते रहती हैं ताकि हर्षद डरा रहे और पीएम का नाम ना ले। हर्षद समझ जाता है कि ये बात ऐसे ख़त्म नहीं होने वाली। फिर वो जाता है एक लॉयर राम जेठमलानी के पास। राम जेठमलानी हर्षद का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद हर्षद और राम जेठमलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और बताते हैं कि हर्षद ने 1 करोड़ दिए हैं प्राइम मिनिस्टर को एंड इट इज़ नॉट अ हर्षद मेहता स्कैम एंड इट इज़ अ PV नरसिम्हा राव स्कैम। एंड विद दिस episode 9 ends. Episode 10, the final episode of Scam 1992. एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि हर्षद की स्टेटमेंट की वजह से पीएम और स्वामी जी बहुत टेंशन में आ जाते हैं, इसलिए वो हर्षद पर नार्कोटिक्स का केस नहीं लगने देते हैं। इनडायरेक्टली उसे दूसरे केसों से भी बचा लेते हैं। इसके बदले सीबीआई जब हर्षद से पीएम ऑफिस विजिट करने का प्रूफ मांगती है तो हर्षद प्रूफ नहीं कर पाता है और हर्षद ने पीएम को जो 1 करोड़ रुपए दिए थे
वो अफवाह बनकर ही रह जाता है। हर्षद केसेस से तो बच जाता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में हमेशा हमेशा के लिए बैन हो जाता है। मार्केट कंटिन्यूसली फॉल होता है और इस फॉल में कई लोगों ने सब कुछ हार जाने की वजह से मार्केट के साथ साथ अपनी ज़िंदगी का चैप्टर भी क्लोज कर दिया, जिसमें हर्षद का दोस्त राहिल भी था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुचिता को, जिसको हर्षद ने बुलाया था ताकि सुचिता, जिसकी वजह से हर्षद का पूरा डाउनफॉल आया था, उसके बदौलत वो अपनी इमेज वापस से क्लियर करना चाहता था। सुचिता हर्षद का इंटरव्यू लेती है और हर्षद अपने आप को इनोसेंट बताता है और कहता है कि उन्हें अफसोस है कि उनकी वजह से बहुत लोगों ने पैसे हारे हैं। 1994 राम जेठमलानी हर्षद को कहते हैं कि अब ये सब खत्म करने का एक ही तरीका है कि वो लोग स्पेशल कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि वो लोग रेडी हैं टू सेटल ऑल द क्लेम्स, और अगर कमीशन मान जाएगी तो हर्षद के सारे एसेट्स रिलीज कर दिए जाएंगे और फिर वो उस एसेट्स को बेचकर अपने सभी फाइन्स को भर पाएगा। लेकिन सीबीआई हर्षद पर एक केस फाइल कर देती है, जिसकी वजह से वो एसेट्स सेटल नहीं हो पाते हैं। सुचिता हर्षद का इंटरव्यू लेती रहती है और हर्षद उसे अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताता रहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुचिता और देवाशीष को, और देवाशीष सुचिता को शादी के लिए प्रपोज करता है और सुचिता मान जाती है एंड फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ हर्षद अपने सभी एसेट्स इंक्लूडिंग कार्स और स्पेशली लेक्सस को बेच देता है। 1996 पीएम चेंज होते हैं और हर्षद का सितारा वापस चमकता है। अब हर्षद गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एनिमी नहीं था और कई केसों में तो उसे रिलीफ भी मिला था। हर्षद टाइम्स ऑफ इंडिया में एक फाइनेंस से रिलेटेड एक कॉलम लिखना चाहता था, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। तो हर्षद एक दूसरे न्यूज़पेपर नवदेश समाचार में अपना कॉलम डालना शुरू करता है, कब कौन सा शेयर खरीदना है और कौन सा शेयर बेचना है। 1998 हर्षद एक दूसरी कंपनी के नाम से वापस स्टॉक मार्केट में एंट्री करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुचिता को, जो अपने करमचंद को बता रही होती है कि स्टेरलाइट, वीडियोकॉन जैसे स्टॉक अचानक से बहुत ऊपर गए थे, लेकिन परमाणु परीक्षण के बाद अचानक से नीचे गिर गए हैं और इसके पीछे कोई दमयंती ग्रुप है और अब उसकी वजह से बहुत बड़े पेमेंट्स डिफॉल्ट है उनके और बीएससी के बीच, और साथ ही बीएससी दमयंती ग्रुप को सपोर्ट कर रही है। और साथ ही सुचिता बताती है कि दमयंती ग्रुप हर्षद के साथ लिंक है। और कंफर्मेशन के लिए जब सुचिता पता लगाती है तो पता चलता है कि दमयंती ग्रुप के डायरेक्टर हर्षद की पत्नी ज्योति मेहता के भाई हैं। सुचिता सभी इंफॉर्मेशन को सेबी को दे देती है। 1999 हर्षद के ऑफिस पर सेबी की रेड पड़ती है एंड हर्षद वाज फाउंड गिल्टी। कुछ ही दिन बाद अश्विन को पता चलता है कि कस्टोडियन की रिपोर्ट से उनके 300 करोड़ के शेयर मिसिंग है। अश्विन भूषण को ये बात बताता है और अश्विन वो कहता है कि वो सब कुछ एक बार देख लेगा। फिर अश्विन ये बात हर्षद को भी बताता है। फिर वो दोनों कस्टोडियन को इस 300 करोड़ के शेयर के बारे में बताते हैं और इन्वेस्टिगेशन की जांच के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। दूसरे दिन भूषण हर्षद और अश्विन के पास आता है और कहता है कि सीबीआई भूषण से क्यों जांच पड़ताल कर रही है। तो हर्षद कहता है कि बस वो 300 करोड़ के शेयर की जानकारी के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तब भूषण कहता है कि भूषण ने वो 300 करोड़ के शेयर बेच दिए थे जब कोर्ट ने हर्षद के शेयर्स अटैच किए थे। हर्षद बहुत गुस्सा होता है और भूषण को एक थप्पड़ मारता है और अब इसकी वजह से सीबीआई हर्षद को अरेस्ट करेंगे, क्योंकि सीबीआई को लगेगा कि हर्षद ने कोर्ट से अपने 300 करोड़ के शेयर बचाएं और उसे इल्लीगली बेच दिया। भूषण सीबीआई को बताता है कि हर्षद ने 300 करोड़ के शेयर ओपन मार्केट में बेच दिए हैं और कोर्ट से उसने अपने 300 करोड़ के शेयर्स बचा लिए। पुलिस पहुंचती है हर्षद के घर पर और उसे अरेस्ट कर लेती है और फिर उसे सीबीआई इंट्रोगेट करती है। दिसंबर 31, 2001 मुंबई जेल में हर्षद को अचानक से हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। पुलिस उसे हॉस्पिटल तो ले जाती है, लेकिन एक बेंच पर मरने के लिए छोड़ देती है एंड वहीं पर हर्षद अपनी आखिरी सांस लेता है। एंड विद दिस द स्टोरी ऑफ हर्षद मेहता एंड द गॉड ऑफ स्टॉक मार्केट एंड्स। सो आई होप यू ऑल लव दिस सीरीज, और मुझे जितनी भी गलती हुई होगी इस मूवी में उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए काया,